सेकेंड एंजाइम, ये अपना कोरोना रेडिएटा था, सॉरी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, किसको डिजॉल्व करता है, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब सेकेंड एंजाइम देखिए, एग के पास, ह्यूमन एग के पास दो एग मेम्ब्रेन, वन इज द कोरोना रेडिएटा, इज सेकेंड एग मेम्ब्रेन, एंड जोना पेलुसिडा, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। तो अभी तक स्पर्म किसको डिजॉल्व कर चुका है, कोरोना रेडिएटा को। तो बहुत सारे स्पर्म, जो 100 स्पर्म थे, वो धीरे धीरे करके किसको तोड़ते हैं, कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा देखिए यहाँ तक टूट गई। अब इस कोरोना रेडिएटा के बाद में अब ये स्पर्म आगे बढ़ता है। तो अब इस स्पर्म के आगे क्या है, जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा है, इसकी ये एक्चुअल में है क्या, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन की होमोजीनियस लेयर होती है, और इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको अपन देते हैं जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3, ऐसे कई लेयर्स हैं। आप देख पा रहे हैं ऐसे करके जोना पेलुसिडा 1, 2 एंड 3, ये बहुत सारे लेयर हैं इसके अंदर जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा की नॉर्मल थिकनेस, ये जो थिकनेस है इसकी, ये होती है नॉर्मल 150 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखिए स्पर्म को अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इसकी नॉर्मल थिकनेस 150 एंगस्ट्रॉम। तो इसको तोड़ने के लिए देखिए स्पर्म यहां अब इसे आगे ब्रेक करता है, ये जोना पेलुसिडा ब्रेक करता है। तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है उसको नाम देते हैं जोनालाइसिन। क्या नाम दिया गया, जोनालाइसिन। जोनालाइसिन को अपन नाम देते हैं एक्रोसिन। जोनालाइसिन आल्सो कॉल्ड एक्रोसिन। तो ये जोनालाइसिन किसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट टू जोना पेलुसिडा। ओके, अब अपने पास जो एग है, अब इस एग की दोनों मेम्ब्रेन को स्पर्म ने डाइजेस्ट कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। अब स्पर्म आगे बढ़ता हुआ देखिए किधर आएगा, एग की तरफ। अब इस एग के पास में उलेमा बची है, उलेमा या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड बेटालाइन मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बेटालाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में ये अपन स्पेस देखते हैं, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड बेटालाइन स्पेस। इस स्पेस को बेटालाइन स्पेस नाम देते हैं। तो बेटालाइन स्पेस के बाद स्पर्म टच करेगा किसको, उलेमा को। तो अभी तक स्पर्म ने देखिए क्या क्या डिजॉल्व किया, एक तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करेगा, जोनालाइसिन जोना पेलुसिडा को डिजॉल्व करेगा, एंड थर्ड इसमें हायालुरोनिडेज एंजाइम एक और है। ये हायालुरोनिडेज एंजाइम देखिए, ये सभी एंजाइम निकलते कहां से, एक्रोसोम से। स्पर्म का एक्रोसोम जिसका फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी ने किया। अब गोल्गी बॉडी ने स्पर्म के ऊपर हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया, एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम पर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है और स्टीरॉल, इन दोनों को हटाने का काम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ, यूटेरस में, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। और इसी समय स्पर्म में क्या इन्फ्लक्स हो गए थे, अंदर क्या प्रवेश कर गए थे, कैल्शियम, जिससे स्पर्म में कैपेसिटी डेवलप हो गई टू फर्टिलाइज द एग, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ये अपन ने पहले भी कहा था। अब हाइलोरोनिडेज एंजाइम देखिए क्या करेगा, हाइलोरोनिडेज एंजाइम का जो काम है देखिए यहाँ पर, ये हाइलोरोनिक एसिड, ये सीमेंट सब्सटेंस, जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं इनके बीच में जो सीमेंट हाइलोरोनिक एसिड है, इसको डिसॉल्व करने का काम किसने किया, हाइलोरोनिडेज एंजाइम ने।
तो ये सभी तीनों एंजाइम, तीनों एंजाइम को मिला के अपन क्या नाम देते हैं, स्पर्म लाइसिन। तो अब देखिए अपना पहला टारगेट था अप्रोच ऑफ स्पर्म, सेकंड अटैचमेंट ऑफ स्पर्म ड्यू टू द केमिकल, और तीसरा स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म आगे किसको टच करता है, उलेमा। तो नेक्स्ट अपना अगला इसमें जो पार्ट है, नेक्स्ट एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ एग। नेक्स्ट वन एक्टिवेशन ऑफ एग, मतलब अभी तक एग इनएक्टिव होता है, बट स्पर्म इस एग मेम्ब्रेन को तोड़कर जब इस उलेमा को टच करता है, तो अब आप देखिए यहां पर ये स्पर्म अभी एग के अंदर एंटर हो रहा है, और इस उलेमा के नीचे यहां बात करें तो उलेमा के ठीक नीचे यहां पाए जाते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स। दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और इनका फॉर्मेशन किसने किया था, गोल्गी बॉडी ने। तो स्पर्म जब उलेमा को टच करता है तब इस एग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। तो ये चेंजेस एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। लेट्स बी कम ऑन द एक्टिवेशन ऑफ एग। ये फोर्थ स्टेप मैकेनिज्म। तो एक्टिवेशन ऑफ एग में अपन देखते हैं कि कब होगा, व्हेन स्पर्म टच टू उलेमा और एग मेम्ब्रेन, सॉरी उलेमा और विटेलाइन मेम्ब्रेन। उलेमा और विटेलाइन मेम्ब्रेन को जब स्पर्म टच करेगा तब इसमें एक्टिवेशन ऑफ एग में टू चेंजेस होंगे। टू चेंजेस में देखिए क्या क्या। पहला चेंज है नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल, पहले फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज एंड सेकेंड वन मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ये दोनों चेंजेस, टू चेंजेस, वन इज द फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज द मॉर्फोलॉजिकल। ये दोनों चेंजेस कब होते हैं, जब स्पर्म इन दोनों मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ इस उलेमा को टच करेगा। तो अपन ने कहा कि ये जो पेनिट्रेशन ऑफ एग है ये किस पोल से होता है, एनिमल पोल से, और एनिमल पोल से कितनी दूरी पर, 20 to 40 डिग्री, और इस मेम्ब्रेन पर यहाँ अटैचमेंट ऑफ स्पर्म हुआ था परपेंडिकुलर, लंबवत एग मेम्ब्रेन के। अब स्पर्म में दोनों मेम्ब्रेन को ब्रेक करता हुआ उलेमा तक आ गया। उलेमा तक आया तो अब देखिए इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन उलेमा। इस उलेमा में क्या होगा, देखिए दिस इज द उलेमा। इमेजिन करो ये उलेमा, और इस इधर ये ऊप्लाज्म, दिस वन इज द ऊप्लाज्म। ओके, अभी तक जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर ये पेनिट्रेशन पॉइंट, दिस वन इज द जोना पेलुसिडा, और ये इसकी मान लीजिए क्या है, उलेमा ये, और इधर कोरोना रेडिएटा की सेल, ये ब्रेक हो चुका है। ये है हाइलोरोनिक एसिड। अब स्पर्म आगे किसको टच करेगा, उलेमा। तो चेंज इन उलेमा, दिस वन इज द उलेमा, और उलेमा में कौन सा चेंज, फिजियोलॉजिकल। तो इसमें क्या होता है, यहां पर इसमें जो चेंजेज आते हैं, हाइड्रोजन चैनल ओपन, हाइड्रोजन चैनल ओपन,
मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन चैनल होते हैं वो ओपन होने से इसके अंदर प्लाज्मा में क्या इन्फ्लक्स हो जाता है हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा किसके अंदर, ये उप्लाज्म, दिस वन इज द उप्लाज्म, ये उप्लाज्म। तो इस उप्लाज्म में हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से पीएच इसका डिक्रीज हो जाता है, और पीएच डिक्रीज हुआ तो मीडियम एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, और एंजाइम एक्टिवेट होने से ये स्टार्ट करते हैं क्लीवेज को। मींस आगे जो एग जो जायगोट बनेगा उस जायगोट में माइटोटिक डिवीजन लाइक स्ट्रक्चर्स, माइटोटिक डिवीजन जैसे डिवीजन होंगे बट नॉट ट्रू माइटोटिक, उन डिवीजन को मिलाकर क्लीवेज बोलते हैं। तो एंजाइम एक्टिवेट टू द क्लीवेज, यहां क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि चेंजेस बहुत फास्ट होते। तो इस पर सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ जोना लाइसिन, एंड देन स्पर्म टच टू द उलेमा, और स्पर्म जैसे उलेमा को टच करेगा तो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हाइड्रोजन आयन इन्फ्लक्स हो जाएगा। साथ में इस मेम्ब्रेन, देखिए पहला चेंज क्या हुआ, हाइड्रोजन चैनल ओपन, सेकंड जो चेंज है, सेकंड चेंज ये आएगा परमेबिलिटी इंक्रीज, परमेबिलिटी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज हो गई, साथ में जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है वो एक्टिव हो गए। आगे किसकी तैयारी होने लगेगी, क्लीवेज की। और ये सारा कब हुआ था, जब स्पर्म ने उलेमा को टच किया। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखिए क्या होंगे। अभी अपन ने कहा था ये जो उलेमा है, इस उलेमा के नीचे ये कौन से ग्रेन्यूल है, दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को अपन थोड़ा सा डिटेल यहां देखें, दिस वन इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के एक्चुअल में 3 पार्ट हैं, यहां अपन डायग्राम से समझ सकते हैं, इसके 3 पार्ट। वन इज द इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईडीपी, इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और ग्लोब्यूल, ग्लोब जैसा पार्ट है, हेमिस्फीयर और ग्लोब्यूल। और इसका ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट। मींस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्चुअल में, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है ये वास्तव में क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये जो ऊप्लाज्म है, जब ऊप्लाज्म में ग्रोथ हुई थी, प्राइमरी oocyte बना था, उस समय गोल्गी बॉडी की कुछ एक्टिव वेसिकल, इमेजिन कीजिए गोल्गी बॉडी की वेसिकल, इनमें से कुछ एक्टिव वेसिकल यहां पर माइग्रेट होकर इस ऊप्लाज्म के कॉर्टेक्स में बिलो द उलेमा, उलेमा के नीचे और कॉर्टेक्स पार्ट में जमा हो गई। जैसे ये मान लीजिए उलेमा है, और इस उलेमा के नीचे यहां ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहां पर है, ऊप्लाज्म में, और किधर पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, सो कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्चुअल में है क्या, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, और इसके 3 पार्ट है। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल देखिए, तो अपन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन, मॉर्फोलॉजी में चेंज है।
कॉर्टिकल एक्शन में एक्चुअल में इसमें 10 to 12 सेकेंड लगे। कॉर्टिकल एक्शन का मतलब समझिए, 10 to 12 सेकेंड में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिसॉल्व आउट फ्रॉम उलेमा। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का उलेमा से बाहर आना, डिसॉल्व होगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है? 10 to 12 सेकेंड। तो देखो इसमें क्या क्या याद रखना है तुमको। अपन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में ये देखना चाहते हैं कि स्पर्म किस तरह से एग के अंदर एंटर होता है। तो स्पर्म का एग में एंटर होना पेनिट्रेशन। जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा होता है उस समय स्पर्म जब उलेमा को टच करता है तो उलेमा को टच करेगा, उस समय कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। कॉर्टिकल रिएक्शन में 10 to 12 सेकेंड का टाइम लगेगा और इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिसॉल्व होकर बाहर आएंगे उलेमा के। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के डिसॉल्व आउट होने से देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे। यहाँ देखिए ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस वन इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और इसका ये पार्ट, इसके 3 पार्ट, ये वाला पार्ट मान लीजिए इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट, जैसा कि अपन ने उधर देखा था। इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट यहां से डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व होकर के ये कहां जमा हो रहा है वो देखिए, यहां से डिसॉल्व होकर के ये इधर उलेमा के बाहर है और उलेमा के बाहर आकर इस जोना पेलुसिडा के ठीक नीचे यहां डिपॉजिट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट एक्चुअल में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो पार्ट है उनमें से ईडीपी मींस इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट। इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व होकर के इस उलेमा से बाहर आया इस स्पेस में, पेरिवेटल स्पेस में, और इस स्पेस से फिर आगे बढ़कर के इस जोना पेलुसिडा के नीचे जमा हो गया। तो जनरली अपन देखें ये जोना पेलुसिडा है, इसकी थिकनेस 150 एंगस्ट्रॉम है और स्पर्म इसके अंदर आ रहा था, बाकी के स्पर्म यहां पर है। अब इन स्पर्म को अपने को रोकना है, पॉलीस्पर्मी को रोकना है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि ये स्पर्म इस मेम्ब्रेन को ब्रेक न करे। तो जोना पेलुसिडा जिसकी नॉर्मल थिकनेस 150 एंगस्ट्रॉम है, अब इसके नीचे क्या डिपॉजिट हो गया? ईडीपी। ये ईडीपी है। तो इस ईडीपी के जमा होने से देखिए ये ईडीपी, अब इसकी थिकनेस बढ़ गई, जोना पेलुसिडा मोटा हो गया और ये इसकी थिकनेस बढ़कर नियर अबाउट 500 to 700 एंगस्ट्रॉम हो गई। जोना पेलुसिडा जो नॉर्मल 150 एंगस्ट्रॉम का है, इसकी मोटाई बढ़कर के कितनी हो गई है? 500 से 700 एंगस्ट्रॉम। अब इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है, पूरी मेम्ब्रेन यहां से यहां तक की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या काम है। स्पर्म जैसे ही उलेमा को टच करता है, टच करने से एग का एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें एक और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का मतलब इसमें अंदर और बाहर देखिए जनरली रेस्टिंग स्टेट में अंदर की साइड में जो चार्ज होता है नेगेटिव, बाहर होता है पॉजिटिव। बट स्पर्म जब जैसे उलेमा को टच करता है तो इस एग मेम्ब्रेन का भी एक्टिवेशन हो जाता है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हाइड्रोजन आयन के इन्फ्लक्स होने से एसिडिक एंजाइम एक्टिव होगा, आगे क्लीवेज होने लगेगा जायगोट बनने के बाद। लेकिन जब उलेमा को टच करता है उस समय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इसके ठीक नीचे है। टच करने के 10 से 12 सेकंड में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बाहर आते हैं। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ये देखिए इसका ईडीपी जोना पेलुसिडा के नीचे जमा हो गया।
बनाया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस हो गई मोटी, हो गई 500 to 700। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो स्पर्म एक्स्ट्रा स्पर्म में एक स्पर्म तो अंदर आ रहा है, ये स्पर्म का एक्रोसोम और यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये टेल, ये स्पर्म तो आगे आ गया। अब इन स्पर्म को रोकना है, तो इन स्पर्म को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अंदर आने से रोकेगी। मींस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रिवेंट, बोलो जल्दी से, प्रिवेंट एक से ज्यादा स्पर्म को अंदर आने से रोकने की प्रोसेस को पॉलीस्पर्मी, क्या नाम देते हैं, पॉलीस्पर्मी। तो अपन याद रख सकते हैं कि पॉलीस्पर्मी को किसने रोका, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ने। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या है, जोना पेलुसिडा प्लस एडीपी, जिससे इसकी थिकनेस बढ़ गई और स्पर्म अंदर आने से रुक गए, मोर देन वन, मींस पॉलीस्पर्मी को रोका। दूसरा देखिए, पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में अपन ने कॉर्टिका रिएक्शन लिखा, और कॉर्टिका रिएक्शन में नंबर 1 क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, नंबर 1। सेकंड देखिए क्या हुआ, सेकंड इसका जो पार्ट था, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट कौन सा है, ग्लोब्यूल, ये ग्लोब्यूल है। अब ग्लोब्यूल भी यहां से डिपॉजिट हो, ये डिजॉल्व होके बाहर आएगा, किससे बाहर आ रहा है, इस उलेमा से, ये उलेमा है, दिस वन इज द उलेमा, एग मेम्ब्रेन, इस उलेमा से बाहर आ रहा है, और ये बाहर आ रहा है, इस उलेमा के चारों तरफ जमा हो गया। तो अब उलेमा जो है, इस उलेमा की विस्कोसिटी बढ़ गई, और विस्कोसिटी बढ़ गई तो इस मेम्ब्रेन को, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं हाइलिन लेयर, हाइलिन लेयर। और हाइलिन लेयर ये सेकंड चेन, कॉर्टिकल रिएक्शन में 3 चेंज होती है। चेंज पहला, फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण किसने किया, इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट ने किया, ये ईडीपी। और हाइलिन लेयर का फॉर्मेशन किसने किया, ग्लोब्यूल ने, ये उलेमा के बाहर जमा हो गया। अब आप देखिए, अब इससे क्या होता है, ये हाइलिन लेयर, हाइलिन लेयर का फंक्शन क्या होगा वो देखिए, ये जो उलेमा है इसके बाहर ये, अब इसकी ये विस्कस लेयर बन गई, ये एक्स्ट्रा विस्कस लेयर बन गई, दिस इज कॉल्ड हाइलिन लेयर। अभी अपन ने कहा था हाइड्रोजन आयन अंदर चले गए थे H+, और अंदर क्या स्टार्ट होगी, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में ये न्यू सेल बनेंगे इसके अंदर, इन सेल्स को क्या नाम देते हैं, कोई बताएगा, बोलो जल्दी से, नाम क्या देते हैं इनको, इन सेल्स को नाम देते हैं ब्लास्टोमियर, these cells called ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर कब बनेंगे, ड्यूरिंग क्लीवेज, जब जायगोट में डिवीजन स्टार्ट होगी। तो जायगोट में डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में जो ब्लास्टोमियर्स बनती है, और वो ब्लास्टोमियर्स को चारों तरफ से सराउंड कौन करती है, उलेमा। बट उलेमा के बाहर ये क्या डिपॉजिट हो चुका है, ये डिपॉजिट हो चुका है क्या, ग्लोब्यूल, और इसके डिपॉजिट होने से ये जो विस्कस लेयर है, दिस विस्कस लेयर इज कॉल्ड हाइलिन लेयर। तो हाइलिन लेयर का काम क्या है, हाइलिन लेयर क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी, ये भी प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट सेपरेशन, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर को सेपरेट होने से कौन रोकता है, हाइलिन लेयर। हाइलिन लेयर ने ब्लास्टोमियर को सेपरेट होने से रोक दिया। अब आप देखिए, कभी कभी ट्विंस पैदा होते हैं, एक साथ 2 बच्चे जिनका एक ही सेक्स हो सकता है, एक साथ में 2 बच्चे जो जुड़वा भी पैदा होते हैं, जिन्हें कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। तो ये कब क्यों पैदा होते हैं वो देखिए, जैसे यहां बात कर रहे थे अपन, इमेजिन कीजिए, जैसे ये मान लो
अपने पास यहां समझते हैं थोड़ा सा। ये हाइलन लेयर है और ये ब्लास्टोमियर, दो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं। अब इस हाइलन लेयर का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, ये दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ब्लास्टोमियर के सेपरेट होने से अपन समझ सकते हैं यहां पर कितने बच्चे पैदा होंगे, दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जाइगोट एक है और उस जाइगोट की दो सेल, दोनों सेल सेपरेट हो गई टू सेल स्टेज में। तो ऐसा होने से क्या होगा कि दो कंप्लीट बच्चे पैदा होंगे जो एक सेक्स वाले होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट था इनका। और उसकी जो दो ब्लास्टोमियर है, ये दोनों ब्लास्टोमियर को सेपरेट होने से रोकता कौन था, हाइलन लेयर। तो हाइलन लेयर का फंक्शन क्या है, ब्लास्टोमियर को अलग होने से रोकना। और ये बनाता कौन है, ग्लोब्यूल ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। अब तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ये मान लो कौन सा अपना ईटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट। ईटीपी देखिए ये रहा। अब ईटीपी क्या होता है, आप देख रहे हैं ये कौन है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये कौन है, हाइलन लेयर। अब इन दोनों के बीच में ये डिपॉजिट हो गया कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट ये बनाता है पेरीबैटेलाइन फ्लूइड। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो बना अपना, थर्ड पार्ट सी, वो क्या बना, पेरीबैटेलाइन फ्लूइड। पेरीबैटेलाइन फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा, जब ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगी तो इस एम्ब्रियो का रोटेशन होगा। तो आगे जाकर ये जो पेरीबैटेलाइन फ्लूइड है, ये पेरीबैटेलाइन फ्लूइड किसमें प्रेजेंट है, इन पेरीबैटेलाइन स्पेस। देखिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ये उलेमा, इस उलेमा के बाहर ये क्या जमा हो गया, ये क्या जमा हो गया, ग्लोब्यूल। और ये डिस्कस हो गई, दिस इज कॉल्ड हाइलन लेयर। जोना पेलुसिडा के जस्ट बिलो यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गया, ईडीपी। और इसके डिपॉजिट होने से जोना पेलुसिडा की थिकनेस बढ़ गई, क्या बन गई, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसने पॉलिस्पर्मी को रोका। अब बीच का स्पेस, ये इस स्पेस में क्या जमा हुआ, ईटीपी। और ईटीपी के जमा होने से क्या बना, पेरीबैटेलाइन फ्लूइड। और पेरीबैटेलाइन फ्लूइड का काम क्या है, ब्लास्टोमियर बनने के बाद में एम्ब्रियो में रोटेशन होता है, उस रोटेशन में हेल्प करना। तो तीन चेंज हुए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में। पहला चेंज अपन ने देखा कॉर्टिकल एक्शन। कॉर्टिकल एक्शन में टोटल टाइम 10 to 12 सेकेंड, जिसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिजॉल्व आउट होके बाहर आते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के 3 पार्ट होते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्चुअल में बना किससे, गोल्गी बॉडी की एक्टिव वेसिकल से। वो वेसिकल उलेमा के नीचे जमा हो जाती है कॉर्टेक्स पार्ट में, इसलिए ग्रेन्यूल्स को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो 3 पार्ट है उनमें से ईडीपी, दूसरा ईटीपी और ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल क्या बनाता है, हाइलन लेयर। ईटीपी क्या बनाता है, पेरीबैटेलाइन फ्लूइड। ईडीपी क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चेंज हुए। इन तीनों चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें एग की क्या बदल गई, मॉर्फोलॉजी, सो कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब आप देखिए, अब इसमें एक्टिवेशन ऑफ एग में अपन ने कहा कि इसमें 2 चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब अगला जो चेंजेस है, उस चेंजेस में अपन देखें डिवीजन ऑफ M2। देखिए ये एक्चुअल में है क्या, ये पूरा सेकेंडरी oocyte है, ये पूरा सेकेंडरी oocyte है, इसके उलेमा है। और इसके बाहर ये क्या है, जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर ये क्या होगा, कोरोना रेडिएटा है। तो ये कौन सा oocyte है भाई, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte कौन सा होता है, ओवुलेटेड एग। ओवुलेटेड एग में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किस स्टेज में होता है, M2 डिवीजन की मेटाफेज। तो इस पर जैसे ही उलेमा को टच करेगा और टच करने के बाद में फिर यहाँ पर एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है जो इस स्पर्म को निगलता है,
दिस कोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोर।